नमस्कार, मैं यशपाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मुद्दा आज का रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर के सियासत लगातार जारी है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस अपने स्तर पर जिलावार प्रदर्शन और आक्रोश दिखाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा है कि कांग्रेस सभी जिले और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ साथ बीजेपी को घेरने की लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है। बीजेपी संविधान निर्माताओं का अपमान कर रही है और इस पर उनके गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। वहीं बीजेपी ने भी सांसद रंजीता रंजन को घेरते हुए कहा है और तमाम सवाल उनसे पूछे हैं। इसी को लेकर के हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। शायद भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान के लिए ये जो शीतकालीन सत्र था, इसको याद रखा जाएगा। जो सत्ता पक्ष भाजपाइयों ने बाबा साहब का अपमान किया, जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, हम लोग सब चाहते थे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे चर्चा हो। संभल के मुद्दे पे चर्चा हो। अडानी की ब्राइड की बात जो निकल कर आई, उस पर चर्चा हो। मणिपुर लगातार जल रहा है, उस पर चर्चा हो। बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो। शर्म आती है। ये भी एक तरह से संविधान का अपमान करना है, क्योंकि बार बार जो सत्ता पक्ष वाले हैं, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, सदन कहा जाता है, उसको ना चलने देना इस लोकतंत्र की पंचायत का अपमान है। संविधान की 75वां वर्ष जो गौरवान्वित ग्लोरियस 75th ईयर विपक्ष की तरफ से ही रखा गया, 2 हफ्ते उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया गया। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पक्ष वाले सत्ताधारी लोग सदन को चलने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी नीतियों पे बात हो, उनके फेलियर पे बात हो। गंभीर विषय नहीं है। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया। तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको, और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण। जिस प्रकार से संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उनके सम्मान में अभद्र टिप्पणी देश के प्रमुख पद, देश के गृह मंत्री पद पे बैठे हुए अमित शाह ने किया है, उससे आज भारत का हर नागरिक आहत है। भारत का दलित वंचित वर्ग का, भारत का ओबीसी वर्ग का नागरिक आहत है। भारत के सामान्य वर्ग के मतदाता, जो कि इस देश के संविधान में बाबा साहब की महती भूमिका को समझते हैं, जानते हैं, जिनके प्रति उनके प्रति आदर रखते हैं, वो सब आहत हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का विरोध कर रही है और मांग कर रही है कि अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अमित शाह सार्वजनिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से माफी मांगे, अपने कथनों को वापस लें। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी मौजूद हैं। इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये पूरा की पूरा मामला जो है ये गरमाते हुए दिख रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रितेश मोहरे शामिल हैं। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और रमेश कुमार पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तीनों का मैं स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं रुख करता हूं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता का। सबसे पहले मैं अनिल सिंह के पास जाना चाहूंगा। अनिल सिंह जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर के तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अंबेडकर बहाना है, दलित वोट निशाना है, दलित वोट को साधने के लिए कांग्रेस लगातार इस तरीके का प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। सर आयुष जी, आपको टीवी 27 के विद्वान दर्शकों को, साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें राजनीति जोड़ने की बजाय ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे सदन में
देश का गृह मंत्री कैसे खुलेआम हमारे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहा है, जिनकी बदौलत देश का संविधान है, देश का लोकतंत्र है, सभी वर्ग एक मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। ये अपमान सिर्फ बाबा साहब का नहीं है, दलितों का है, वंचितों का है, पिछड़ों का है, और जो संविधान में आस्था रखता है, देश में आस्था रखता है, लोकतंत्र में आस्था रखता है, वो हर व्यक्ति आहत है। दूसरी बात देखिए कि समस्या इस बात की है कि ये भारतीय जनता पार्टी कभी सरदार पटेल का अपमान करना, उनके नाम के स्टेडियम को जीते जी नरेंद्र मोदी के नाम कर देना, कभी अटल जी का अपमान करना, कभी पंडित नेहरू का अपमान करना। भाई भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है अटल जी को आरएसएस की आवश्यकता थी, मोदी जी को नहीं है। क्या ये अटल जी का अपमान नहीं है? वो मोदी जी को ज्यादा ताकतवर बताने के चक्कर में अटल जी का अपमान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार महापुरुषों का, चाहे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ देख लीजिए, पूरी सोशल मीडिया पे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करना, महात्मा गांधी का अपमान करना। अब इन्होंने लगातार ये जो अपमान की श्रृंखला है हमारे पुरोधाओं की, इस देश के सपूतों की, उसमें बाबा साहब के नाम से अब इन्होंने जो ये अपमान किया देश के गृह मंत्री ने, ये बर्दाश्त के बाहर है। और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है। और आप देखिए सदन में सत्ता पक्ष ही रोज हंगामा कर रहा है जी। ताकि हमारे साथ नीतीश मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी सवाल ले लेता हूं। सर, बीजेपी पर लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लगातार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती हुई आई है। वहीं अगर एक बात करें तो क्या बीजेपी की ओर से भी वोट बैंक को लेकर के खेल हो रहा है? क्योंकि 2013 की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को गई थी। उन सीटों को लेकर के जहां पर ST/SC और दलित वर्ग के लोग जो है वो ज्यादा है, उनके लिए आरक्षित है। वहीं अगर बात करें तो 2019 की बात कर लें या 2023 की बात करें, सीटों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को यहां फायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं, इसी को लेकर के यहां पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 27 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो बात उठ रही है केंद्रीय गृह मंत्री के बयानों पर जो तोड़ मरोड़ का कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, और ये बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की, तो इनको ध्यान होना चाहिए कि 1952-1954 में नेहरू जी ने इस प्रकार से इनके खिलाफ चुनाव में काम किया, उनको हराने का काम किया, उनको किसी भी संसद किसी भी स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा। उनको एक खेद था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान सभा के चेयरमैन, उनको बड़ी आपत्ति हुई थी। तो मुझे लगता है कि अपमान वाला जो विषय है वो कांग्रेस एक बार देखना चाहिए। और लगातार अपमान जो है इन्होंने किया है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संविधान की जो दुहाई देते हैं, ये 2012 के अंदर मनमोहन सिंह के द्वारा जो लाया गया अध्यादेश को जब संसद में फाड़ते हैं, और लगातार ये संसद में बैठ करके किस प्रकार से अनैतिक कृत्य करते हो, संसदीय कार्य प्रणाली के विरुद्ध है। कभी उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धक्का मुक्की करते हैं। और ये इनको ये भी याद होना चाहिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश का सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। और तो अगर ऐसा वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि फिर दलित और वंचित जो लोगों की बात ये करते हैं, अम्बेडकर जी की जो बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जिनके लिए संविधान बनाया गया था, तो ये धरातल पे क्यों दिखाई नहीं देता? क्यों उन्होंने क्या बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की जगह उनको नहीं बनाया, किसी दलित वंचित लोगों को हमने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, देश में सर्वोच्च शिखर के राष्ट्रपति पद पर हमने पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि इस देश के जो भ्रमित करने का काम है कांग्रेस पार्टी बहुत बखूबी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को एडिट करके बाकायदा उसको प्रचारित करने का काम कर रही है। ये साजिश इनकी नाकामयाब रहेगी, क्योंकि ये देश जो है अम्बेडकर जी का देश है। संवैधानिक रूप से आज सब लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, इन्होंने संविधान को तोड़ने का काम किया। जी, हमारे साथ रमेश कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उन तक आपको लिए चलता हूं। रमेश जी, आपने दोनों सियासी बयान सुने, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता को आपने सुना, आप इस पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ सियासी इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस पूरे प्रकरण पे 2 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। जी, पहले तो यह कि अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पे कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए 13 समितियां गठित थी और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। उसमें बाबा साहब अकेले को जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो केवल और केवल वोट बैंक के कारण बाबा साहब का नाम देते हैं। दूसरी बात, जो लोग ये कर रहे हैं कि बाबा साहब का संसद में अपमान हो गया, तो उनको यह भी बताना चाहिए कैसे अपमान हो गया, क्या बातें अमित शाह ने ऐसी कह दी जिससे बाबा साहब अपमानित हो गए।
अनिल जी, जिस तो तरीके से स्पष्ट लगातार होना चाहिए। ये आपने बहुत सही चीज बोली है, इस चीज को लेकर के लगातार बातें की जा रही है और तमाम लोग जो है अपना पक्ष रखते हुए सामने आ रहे हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अमित शाह ने अपना बयान दिया और साफ तौर पर सोशल मीडिया पर ये चीजें बोली जा रही है, तमाम बड़े लोग जो है बीजेपी की ओर से भी ये बयान सामने रख रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अमित शाह का दिया हुआ बयान जो है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। देखिए आयुष जी, पूरे देश ने देखा है कि देश के उच्च सदन में अमित शाह जी ने क्या कहा और कैसे अंबेडकर जी का अपमान किया। बाबा साहब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि संविधान निर्माण में भले उस समिति के पूरी सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन बाबा साहब के कंधों पे जो भार था संविधान निर्माण में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से समिति बनी थी। अब सवाल जहां तक है, देखिए कि बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह जी की टिप्पणी है वो पूरे देश ने देखा है कि राज्यसभा में किस प्रकार वो बाबा साहब पर ऊंची टिप्पणी कर रहे हैं कि जितनी बार अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो उतने बार भगवान का नाम लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। अंबेडकर का नाम लेने से उनको क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? यही हमारा कहना है। जिन पुरोधाओं ने देश के लिए योगदान दिया उनका नाम लेने पर आपत्ति क्यों? अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों का संसाधन पर अधिकार है। मैं आपके इस चैनल पर सभी दर्शकों से आह्वान करूंगा कि मनमोहन सिंह जी का विकास परिषद का वो कार्यक्रम यूट्यूब में वो भाषण जरूर देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर हमें दलितों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिम शब्द नहीं कहा था उन्होंने, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं सभी को अधिकार देना होगा, इनको मुख्य धारा में जोड़ना होगा। तो उन्होंने तो दलितों और वंचितों की बात की जो बाबा साहब की सोच के अनुसार थी। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर देश की मुख्य धारा में इन सभी वर्गों को नहीं जोड़ा जाएगा, एक वर्ग विशेष या दो चार वर्ग विशेष सोचेंगे हम देश को आगे ले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अनिल जी, मैं रितेश जी के पास लिए चलता हूं। रितेश जी, जिस तरीके से लगातार इस चीज को लेकर के अनिल जी सामने आए हैं, दलितों और पिछड़ों के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम किया जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं छत्तीसगढ़ में लाई गई है और उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है, क्या कुछ काम करते हुए नजर आ रही है? मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आपने देखा कि हमने सरकार गठन से लेकर कि आदिवासी के रूप में हमने मुख्यमंत्री को दिया, ओबीसी वर्ग से अरुण साहू जी को दिया, तो और सभी विभागों में आपने देखा है कि ओबीसी वर्ग को हमने ज्यादा प्राथमिकता दिया। तो ये एक संवैधानिक ढांचा ही तो है जो हम लगातार अपने सरकार में हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ढांचे को लेकर के हम जब बात करेंगे तो इस प्रकार से हम बकायदा एक सामाजिक संतुलन के रूप में हम काम करने का काम करते ताकि ये जो बैलेंस है पूरे समाज में दिखे और लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समरसता के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, तो मुझे लगता है इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये इसी दिशा में हम सफल भी हो रहे हैं। 2023 का जो रमेश कुमार पांडे जी, जिस तरीके से यहाँ पर है, तमाम बातें रखी गई है, दलितों के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है क्योंकि आप लगातार जमीन पर मौजूद रहते हैं, आप तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करते रहते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको क्या कुछ बेनिफिट्स दलितों के लिए नजर आते हैं जमीन पर? किस तरीके से विष्णुदेव साई की जो सरकार है वो दलितों के लिए काम कर रही है? देखिए, सरकार का जो कार्य है वो हर क्षेत्र का एक वर्गीकरण सेट है। दलितों के लिए क्या करना है, पिछड़ों के लिए क्या करना है, जन सामान्य के लिए क्या करना है। आरक्षण में ये कैटेगरी पूरी निर्धारित है, कोई अतिरिक्त काम ऐसा नहीं है कि दलितों के लिए कुछ अलग से किया जा रहा है, पिछड़ों के लिए कुछ अलग से किया जा रहा है। जो एक नॉर्म्स निर्धारित है, शासन की मर्यादा है, शासन की गाइडलाइन है, उसमें निश्चित रूप से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जनजातियों के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी 27 दिसंबर से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें मेरे ख्याल से 18 राज्यों के जनजातीय समुदाय के खिलाड़ी शामिल होने आ रहे हैं। तो एक तरह से दलितों के, जनजातियों के हित में ही कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरह से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम एक तस्वीर आपने बताई है कि किस तरीके से दलितों के लिए काम किए जा रहे हैं। रितेश जी, एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का मामला है। यहां पर एक दलित की हत्या कर दी जाती है। आपको मैं बताऊं, डूमरपुर गांव का नाम है। यहां पर एक पंचराम सारथी नाम का जो दलित था वो एक जगह जाता है रात में और उस पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि रात में वो वीरेंद्र सिदार के घर में घुसता है, वहां से चावल चोरी का उस पर आरोप लगता है। उसके बाद उसे पेड़ से बांधा जाता है। सर, पेड़ से बांध करके उसकी निर्मम तरीके से पिटाई की जाती है और इस पिटाई के दौरान वो मर जाता है। एक चेहरा आपको रमेश कुमार जी ने बताया, दूसरा चेहरा मैंने बताया है। इस चेहरे पर आपका पक्ष था?
देखिए, जो पक्ष रख रहे हैं और रमेश जी ने जो पक्ष रखा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि आपने जो रखा है कि किसी दलित की हत्या, तो मुझे लगता है कि उसको, उस हत्या को हम स्थानीय जो आपसी रंजिश या कुछ ऐसे कोई समस्या, तो उसको देख के देखा जाना चाहिए, ना कि ऐसे दलित वर्ग को लेकर के। क्योंकि ये अधिकतर जब कोई हत्याएं होती इस प्रकार की, तो हत्या किसी इंसानियत की होती, किसी मानवता की होती है, ना कि किसी जात वेद या फिर किसी धर्म को लेकर के। क्योंकि जब हत्या सर मैं किसी वापस व्यक्ति की आपके होती है, सामने तो वो उसकी पूरा जात के को पूरा लेकर- इंसिडेंट कोट करूंगा। मैं बोल रहा हूं कि वहां पर चावल चोरी का आरोप लगाया गया। कहा गया कि रात में 12 से 1 बजे वो व्यक्ति वहां पर जाता है, चावल चोरी करता है, उसके बाद उसे बाहर लाया जाता है, आसपास के लोग आते हैं, गांव वालों उसे घेर कर पेड़ से बांधते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसे मार डाला जाता है। तो इसको तो आप किस तरीके से देखेंगे? क्या दलितों की स्थिति जिस तरीके से रमेश कुमार जी ने बताई, वो एक पक्ष है, एक पहलू है, लेकिन इस तरीके की स्थितियां हैं कि दलितों को इस तरीके के पेड़ से बांध करके उन्हें मार दिया जाता है, ये भी एक इंसिडेंट है। इस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा सर। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे ओबीसी वर्ग से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, अगर इस प्रकार की कोई निर्मम हत्या का जो विषय आता है, तो कानून से सख्ती से निपटेगा। और हमारी राज्य सरकार इस प्रकार के विषयों को लेकर के लगातार सख्ती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात है। तो मुझे लगता है कि इसको किसी राजनीतिक चश्मे से ना देख करके इसे देखा जाए कि उस गांव में जो घटना हुई है, जो भी व्यक्ति ने इस प्रकार की कृत्य किया है, उसे मारने का प्रयास किया है, तो दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। अनिल जी, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मामला सामने आता है, आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है? और दलितों के आपने 2 फेसेस देखे। एक फेस जहां पर सरकार जो है वो दलितों के लिए तमाम काम करते हुए नजर आ रही है, तमाम पॉलिसीज दलित के लिए लाते हुए नजर आ रही है, लेकिन एक फेस ये भी है जहां पर इस तरीके के अत्याचार जो है वो दलितों पर देखने को मिल रहे हैं। आपकी राय से? देखिए आयुष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि यहाँ जब आप आदिवासियों और दलितों को सरकार क्या नीतियां बना रही है इस पर बात करते हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता बताते हैं कि नीतियां नहीं, हमने मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग का बना दिया है, अरुण साहू जी को हमने उप मुख्यमंत्री बना दिया है। नीतियां नहीं है साहब। व्यक्ति विशेष को लाभ मिल जाने से समाज को लाभ नहीं मिलता है। कवर्धा में किस तरह साहू समाज का शोषण किया गया, पुलिस कस्टडी में मौत हुई, खुला तांडव चला, 150 से अधिक साहू समाज के लोग जेल में हैं। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के साथ क्या हुआ, रायगढ़ में अभी आपने जो उदाहरण दिया, एक आदिवासी युवक को पीट पीट कर मारा डाला गया। धमतरी में, कल धमतरी के कुरुद में कार्तिक पटेल के नाम के आदमी को इसी तरह पीट पीट कर मार डाला गया। ये तालिबानी कानून क्यों? पुलिस तहसीलदार को मारपीट कर रही है, उन पर अपराध दर्ज कर रही है, कहीं एसडीएम तहसीलदार भीड़ का शिकार हो रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी का माहौल है, पूरा तालिबानी कानून लागू है। राजधानी रायपुर में मॉब लिंचिंग की घटना होती है, 3-3 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर आरंग थाने से 3 किलोमीटर की दूरी पर मार डाला जाता है, और पुलिस ये कहती है कि नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई। उनके प्राइवेट पार्ट तक काट लिए जाते हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है। ये कौन सा तालिबानी कानून छत्तीसगढ़ में आ गया? छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को अपराधगढ़ कौन बना रहा है? ये किस तरह का खेल चल रहा है? और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं आयुष जी, कि अगर आदिवासी और दलितों का विकास करना है, तो जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने किया कि सामुदायिक वनाधिकार पट्टे देने में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल था छत्तीसगढ़, नारायणपुर सुपोषण में अव्वल था। हमको नीतियां बनानी होगी। जी, मैं रितेश जी से जवाब ले लेता हूं। मैं रितेश जी से जवाब ले लेता हूं। समाज का अपमान करके, दमन करके कुछ नहीं होगा। जी अनिल जी, मैं रितेश जी से जवाब ले लेता हूं। रितेश जी, इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर अनिल जी ने तमाम चीजों का जिक्र किया है कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि विष्णुदेव साय ने एक मीटिंग ली थी, जहां पर उन्होंने तमाम अधिकारियों को बुलाया, तमाम पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों को वहां पर बिठाया गया, उनसे बातचीत की गई, अधिकारियों को समझाया गया कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो क्षेत्र में लाना है, किस तरीके से सख्त कानून व्यवस्थाएं जो है वो गली गली और चौक चौक तक छत्तीसगढ़ के पहुंचना चाहिए। लेकिन इस तरीके के मामले जो है वो रितेश जी वो सामने आ रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपका जवाब? जी, जो सबसे पहले तो अनिल जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। कवर्धा की घटना बोली है, हमने सरकार ने तत्काल कार्रवाई करके कलेक्टर और एसपी को लाइन अटैच करने का काम किया है। पहली बात, हमने भूपेश बघेल जी की तरह बिरहानपुर घटना या फिर नारायणपुर घटना को लेकर मौन धारण कर 150 साहू समाज के युवाओं को जेल में भी डाला है, नाबालिग बच्चियों को लाठियों से पीटा है, उसको नहीं बताएंगे आप? जी, आपने साहू पुलिस के सामने साहू समाज के एक परिवार को जिंदा जला दिया गया, उसको नहीं बताएंगे आप? आदिवासी अनिल जी, उनको अपना पक्ष रख लेने दीजिए। अनिल जी, उनको अपना पक्ष रख लेने दीजिए, उसके बाद में आप पर आता हूं। रितेश जी, आप बोलिए। आपको मैंने नहीं टोका, मुझे अच्छे प्रवक्ता का आप परिचय दीजिए।
2018 से लेकर के 2021 की क्या होते हैं एनसीआरबी की जो रिपोर्ट देख लीजिए, 8,702 कहते हैं मामले थाने में दर्ज है। किसकी सरकार में हुआ था? भूपेश जी की सरकार में हुआ था। अभी तो क्राइम रेट गिरा झूठे है। आंकड़े मत दीजिए, अपनी बात रखिए, झूठे आंकड़े मत दीजिए साहब। सरकार सभी में अखबारों में कि छप गया है अपराध कि अपराध छत्तीसगढ़ में चरम पर है। आपके आंकड़े कहते हैं एनसीआरबी के। अनिल जी सच स्वीकार करना सीखिए। अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने कम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के नेता, आप ही के जो इंडियन अलायंस के जो नेता लोग हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार में अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, अस्पतालों का नाम अरे चेंज कभी करने का नेहरू काम जी पे किया। आरोप लगाओगे, कभी सपा पर आरोप लगाओगे। जी, मैं रमेश कुमार जी के पास आपको लिए चलता हूं। रमेश कुमार जी, दलितों की स्थिति को लेकर के लगातार यहां पर चर्चा चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आप दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊंगा। लड़ना सॉल्यूशन नहीं है, हमें अपनी बात रखना है और हम दोनों अपनी पार्टियों का पक्ष रख सकते हैं। मैं पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश कुमार जी के पास आना चाहूंगा। रमेश कुमार जी, दलितों की बात है, इसी के साथ साथ किसानों की अगर बात लें तो किसानों का मुद्दा भी जो है वो गरमाया हुआ है। किसानों को लेकर भी तमाम तरीके के वादे किए गए हैं। धान खरीदी को लेकर के यहां पर चीजें सामने आई हैं। किसानों को लेकर के क्या कुछ स्थितियां जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है? रमेश कुमार पांडे जी। देखिए, दलित और किसान दोनों एक तरह से समाज के बहुत निचले पायदान से जुड़े लोग हैं और सरकार को निश्चित रूप से इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। दलित तो समाज का सबसे निचले पायदान पे रहने वाला है, वो किसी तरह से अपने जीवन यापन को कर रहा है। इसी तरह किसान जो देश के लोगों को का पेट भरता है, वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है, पूरे जीवन भर परेशान रहता है। सरकारें लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं कि दोनों का जीवन स्तर ऊपर उठे, लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे काम बाकी हैं जिसको किया जाने की जरूरत है। नई नई योजनाएं बनाने की जरूरत है जिससे उन लोगों को लाभान्वित किया जा सके। अनिल जी, किसानों को लेकर के तमाम चीजें सामने आ रही है और इसी के साथ साथ किसानों के विकास के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो लगातार चुप जाते हैं। अमित शाह की ओर से एक बयान दिया जाता है, वो कहते हैं कि 2026 तक नक्सलियों को समाप्त कर दिया जाएगा और इस पर रंजीता रंजन का एक बयान सामने आता है कि नक्सली बहुत अच्छे होते हैं। तो जब इस तरीके के बयान आपकी ओर से सामने आते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ रहने वाली है सर? देखिए, रंजीता रंजन जी का मैंने कोई बयान ऐसा नहीं पढ़ा, पर हमने कभी नक्सलवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। इसको लेकर के मेरा सवाल नहीं है, शिवरतन शर्मा ने ये सवाल जो है ये रंजीता रंजन जी से पूछा है कि आपने तो ये कहा था कि नक्सली बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ओर से मैं कोट कर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सर। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है इस विषय की। रहा सवाल, देखिए, कांग्रेस हमेशा संविधान परक काम करती है, हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर सजग रही और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रमन सरकार में 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार के ऑफिशियल आंकड़े कहते थे। उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे धान का मूल्य हो, किसानों पर केंद्रित राजनीति हुई। उर्वरक, खाद, गोधन न्याय योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, सारे काम भूपेश बघेल जी की सरकार में हुए। अब फिर वही ढर्रा चल रहा है, किसानों से वादा खिलाफी हो रही है। उर्वरक, खाद, बीज, डीजल सबकी कीमतें आप देख लीजिए, कृत्रिम कालाबाजारी देख लीजिए, धान की प्रॉपर कीमत नहीं मिलना। केंद्र सरकार ने जो 117 रुपए बढ़ाए हैं उसको भी देने के लिए राज्य की सरकार तैयार नहीं है। तो लगातार किसानों से धोखाधड़ी फिर प्रारंभ हो गई है। फिर किसानों पे फोकस जो राजनीति हुई थी उसकी बदौलत इनको 3100 रुपए तो देना पड़ा, क्योंकि हम 2640 तक तो हम ले गए थे। जी अनिल जी, मेरे पास समय कम है, मैं रितेश जी से आखिरी सवाल ले लूं। रितेश जी, चाहे दलित हो, किसान हो, आदिवासी हो, इनको लेकर के सीएम विष्णुदेव साय का एक विजन है, वो लगातार इनके लिए काम करना चाहते हैं और किस तरीके से आप इस विजन को देखते हैं, किस तरीके से ग्राउंड पर काम किया जा रहा है? वहीं एक इंसिडेंट आपके सामने और रख दूं जो सामने आया है भिलाई से, जहां पर एक किसान जुगल किशोर बंजारे ने भूमाफियाओं के दबाव के चलते सुसाइड कर लिया है। इस तरीके के भी मामले सामने आ रहे हैं सर, इस मामलों को किस तरीके से आपकी सरकार हैंडल करेगी और आने वाले समय में किसानों को किस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए आपकी सरकार नजर आएगी सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको इसका जवाब दे देना चाहता हूं। जब भूपेश बघेल जी की सरकार 2018 के अंदर आई तो भू माफियाओं का बड़ा जखीड़ा इस प्रदेश के अंदर हुआ था। छोटे भूखंडों का भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने चालू किया था, जिसके चलते किसानों का भी कब्जा जमीन जो है, आपने देखा यूथ कांग्रेस से कई नेता बिलासपुर से लेकर के कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कब्जा जमाने का। अभी जो घटना आई है भिलाई की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओपी चौधरी जी ने और कैबिनेट ने ये पास किया है कि कोई भी बिना रेरा रजिस्ट्रेशन या फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो ये भू माफियाओं के ऊपर एक बड़ा प्रहार है। मुझे लगता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भू माफिया
और इस प्रकार के जो काम कर जो किसानों को सताते हैं, तो मुझे लगता है उनकी कमर तोड़ने का काम जो है विष्णुदेव सरकार की करेगी। और लगातार इस काम में हम प्रयासरत है कि सभी वर्गों को, चाहे वो दलित वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, जी, इन सभी वर्गों को हमें आगे ले जाना है और इन्हें प्रगति प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर अंबेडकर को लेकर के सियासत लगातार जारी है। तमाम पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो छूट रहा है वो है किसान, इन सब के बीच में जो छूट रहा है वो है दलित, इन सब के बीच में जो छूट रहा है वो कमजोर वर्ग, जिसको सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए और लगातार उनको आगे बढ़ाने की ओर सरकार का प्रयास रहना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।